अस्सलाम वालेकुम। माश में मेहमानदार मुसव्वर बलोच वती प्रोग्राम में कराची को शुमेद मसारियाँ गुल चारों का आंचो के शुमा जानत कि मैं ए प्रोग्राम में मोलो मुराद हमशे के माँ वती ए प्रोग्राम हमा नामदार मर्दमा कारे के आहा या आहानी कहूल मर्दमा कराची देम रवी हातरा यक मजने किरद अदा खुता और दनगा हम कराची हिजमता 10 गट्टा मर्चके में मेहमान वाजा अख्तर बलोच साहब यक के मल्टी टैलेंटेड मर्द में अगर शुमा गुशत के उर्दू नाकदे उर्दू अदब नाकदे बिल्कुल उर्दू अदब नाकदे भी यक टीचरे भी प्रोफेसर एमफिल हंकोता और PhD कनगानी रोगा और फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी ये सदचे दुसदचे गेश आर्टिकल्स मुख्तलिफ अखबारात छपतग तो माँ वती मेहमान अख्तर बलोचा वती प्रोग्राम में तो का वशत करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खैरियत दुआ अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक खैरियत से। अच्छा सर, ये इतना कैसे मैनेज कर लेते हैं? नाकिद भी हैं आप माशाल्लाह, जो है आप एक टीचर भी हैं और आप फ्रीलांस जो है ना वो सहाफ़ी भी हैं और मैंने जो है आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब उनसे सुना है कि आप एक माशाल्लाह बहुत आला किस्म के रिसर्चर भी हैं और बहुत सारे रिसर्चर्स को आपने जो है ना वो तामुन भी किया, उनकी मदद भी की। मैं उनका नाज़रीन नाम नहीं लेना चाहूँगा, बिल्कुल आपने उनके साथ बिल्कुल किया, एक अच्छे रिसर्चर्स भी हैं आप। तो सर ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? जी देखें, आप चीज़ों को जब मैनेज करना शुरू कर देते हैं अपने वक्त को, क्योंकि वक्त को मैनेज करना एक बहुत बड़ा फ़न है, एक आर्ट है कि आपने तालीमी तदरीसी फ़राइज़ के लिए कितना काम करना है, किस तरीके से करना है, फिर आपने ब्लॉग्स लिखने हैं या मजमून लिखने हैं, वो किस तरह उनको किस तरह करना है, आपने रिसर्च करनी है तो वो किस तरह करनी है। तो इन तमाम चीज़ों को आपको बतदरीज जो है उनको उनका तयन करना होता है वक्त का कि भाई किस तरीके से कौन सी चीज़ किस तरह होगी। अब जैसे यूनिवर्सिटी आपने जाना है तो यूनिवर्सिटी जाने का मकसद ये होता है कि रोज़ आप पढ़ के जाएँ। बहुत से टीचर ये समझते हैं कि उनकी दस्तरस हो जाती है किसी भी चीज़ पर और वो पढ़ा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ ये मुनासिब अमल नहीं होता, क्योंकि बच्चे हर दफ़ा नए सवालात करते हैं और कुछ तो ऐसा आपके जहन को झंझोड़ के रख देते हैं कि वो बिल्कुल नए हवाले से सवाल करते हैं और शेर की नई तशरीह बयान कर देते हैं जो कभी आपने सोची भी ना हो। गो के ज़रूरी नहीं है कि वो दुरुस्त भी हो, लेकिन ये एक तख्लीकी अमल तो है ना, और ये तख्लीकी अमल उस वक्त होता है जब आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लोग कहते हैं बच्चे यूनिवर्सिटियों में नहीं जाते, मैं नहीं समझता कि ऐसा है कि मैं जिन क्लासों में मैं पढ़ाता हूँ उनमें अगर 60-65 स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें 60 आते हैं और इसी तरह 130 अगर स्टूडेंट है तो उनमें से 110 आते हैं। तो बात आपके पढ़ाने पे है कि एक देखें, पढ़ाने का अमल जो है वो डायलॉग की शक्ल में हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, यानी दोनों तरफ से अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। अगर मोनोलॉग होगा या एकतरफ़ा होगा तो उसमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये है कि मतलब तालीम के लिए आपको इस तरीके से मतलब मैनेज करनी चाहिए चीज़ें। अब जहाँ तक रिसर्च का ताल्लुक़ है, रिसर्च का ताल्लुक़ ये है कि जब आप चीज़ें लिखते हैं तो आपको ये सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या आप उस वक्त मौजूद थे, आपके सामने की चीज़ें। क्योंकि मैं तारीख़ पे लिखता हूँ और तारीख़ पे मैं जिस तारीख़ पे लिखता हूँ वो यहाँ कराची की कदीम तारीख़ है, उसमें पारसी हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, ठीक है ना, उनके बारे में लिखता हूँ जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया है। और कराची, पुराना कराची तो मुसलमान बहुत कम थे उसमें, और मुसलमानों की बनाई हुई इमारतें 1-2 ही हैं, मतलब जैसे खालिक डिना हाल है बंदर रोड पे, एक ये है, इसी तरह मेमन मस्जिद है, ये भी पुरानी कदीम। उसमें बाकी आप जितने भी देख लें स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, मतलब अब NED यूनिवर्सिटी है, नादर जी अडल्ट जी डिनशा जो उन्होंने ये कायम की थी, लेडी डफरन हॉस्पिटल है, ये भी पारसियों की। तो सर पहले तो ये है कि बलोच और उर्दू, ठीक है, ये मतलब यहाँ पर ऐसा सोचा जाता है, बाज़ वक़्त हम भी किसी से अगर बात करते हैं, हालांकि हमारी उर्दू इतनी शुस्ता नहीं है जितनी माशाल्लाह आपकी, आप तो डेफिनेटली होनी भी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है, मतलब आप जो है ना मुज़क्कर, तज़कीर व तानीस, इसका बड़ा चक्कर। आपका उर्दू की तरफ जो है ना वो ध्यान जाना, और माशाल्लाह फिर ऐसा ध्यान जाना, मैंने आपके चंद आर्टिकल्स पढ़े हैं और कुछ जो है ना वो आपने शोरा पर जो है ना वो तनकीद भी लिखी है, बड़ी अच्छी, बड़े अदबी जो है ना वो तनकीद पढ़े, तो मैं हैरान रह गया
तो आपका ये उर्दू की तरफ रुझान, इस तरफ आना, ये कैसे हो गया सर? देखिए, मेरा ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से, और मैं मीरपुर ख़ास में रहा, और हमारे जो मोहल्लेदार थे वो ज़्यादातर लोग वो थे जो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, उर्दू बोलने वाले लोग थे। तो यकीनन उनके बच्चों के साथ ही उठना बैठना होता था, और उन्हीं के साथ स्कूल जाते थे, उन्हीं के साथ आते थे, खेलना कूदना सब कुछ उन्हीं के साथ होता था। तो उससे मतलब तज़कीर व तानीस और ज़बान का और ये सारा, देखिए हर ज़बान का अपना एक मज़ा होता है। यानी अब हम किसी ज़ुबान को किसी दूसरी ज़बान से कम या ज़्यादा का दर्जा नहीं दे सकते। अब आप ये देख लें कि उर्दू में है कि चप्पल पहनूँगा, टोपी पहनूँगा, कमीज़ पहनूँगा, शलवार पहनूँगा, लेकिन जब आप बलोची में जाएंगे तो कहेंगे कौशा पादा कहाँ, टोपिया सरा कहाँ, पशका गोरा कहाँ। तो ये मतलब अब उसमें एक अलग मज़ा है। अब ये है कि तज़कीर व तानीस अगर नहीं है तो ये चीज़ कहाँ से आप लाएंगे? किसी और ज़बान में नहीं है कि आप टोपी सर पर पहने, कमीज़ पशका गोरा कहाँ, शलवारा पादा कहाँ, कौशा पादा कहाँ, मतलब हर चीज़ का एक अलग वो है। तो ये ज़बान का अपना हुस्न होता है। तो बहरहाल मैं उनके साथ ज़्यादा रहा, तो उसकी वजह से मतलब मेरी उर्दू में वो चीज़ आ गई जो उसूलन अहले ज़बान की उसमें होती है। और जहाँ तक किस बात का ताल्लुक़ है, हमारे यहाँ बहुत बड़े शायर रहे हैं, ताशाद साहब उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं, नामी गिरामी शायर रहे हैं। नून मीम दानिश साहब लियारी से थे, आजकल अमेरिका में होते हैं, उनकी किताबें भी शाये हुई, वो भी बहुत ज़बरदस्त शायर रहे हैं। नादिर शाह आदिल साहब हैं, उनका तो कहना ही क्या है, वो तो मतलब हर चीज़ पे उनकी महारत है। तो लेकिन थोड़ा बहुत लहजे के फ़र्क से शायद मेरा लहजा ज़्यादा उर्दू बोलने वालों में बैठने की वजह से मेरा लहजा उस तरह ही रहा। मतलब मेरे लहजे में वो बलोची लहजे का रंग नहीं आ पाया बावजूद, तो उसकी वजह से ये रहा। फिर उर्दू मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट भी रहा, और मैंने शुरू से सिंधी से उर्दू में तर्जुमे भी किए। ख़ुद मैंने एक आध अफसाने भी लिखे जो मायनों में भी छपे, और एक आध आज़ाद नसरी नज़म भी लिखी जो लोगों ने पसंद की। लेकिन उसके बाद मैं आ गया रिसर्च की तरफ आ गया। तो सबसे पहले मैंने कोशिश की कि मैं देखता था कि एक बहुत ही पसमानदा तबका है ख्वाजा सराओं का। तो ख्वाजा सराओं का तबका है जिनकी माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई उनको हैसियत नहीं दी जाती। ख्वाजा अख्तर बलोच साहब, इनकी जो है अब तक 3 किताबें आ चुकी हैं। तीसरी जिन्स इनकी पहली किताब है, फिर इनकी और किताबों में कराची वाले शामिल है। अच्छा, फिर जो है उर्दू अदब में इंसान दोस्ती की रिवायत, ये इनकी किताबें हैं। वो जो अभी ज़िक्र फरमा रहे थे, वो अपनी किताब का हवाला दे रहे थे जिसका नाम है तीसरी जिन्स, जो उन्होंने ख्वाजा सराओं पे लिखी। ठीक है, अब हम पूछते हैं तो ये तीसरी जिन्स लिखने की जो है यहाँ पर वाकई इस पे जो है ना वो बहुत कम काम हुआ है। तो अभी लोग इस तरफ आ रहे हैं, बड़ी रिपोर्ट्स बन रही हैं, बड़ी फलां। और थोड़ा सा ये भी फ़र्क वाज़े कर दीजिए, ट्रांसजेंडर भी इनको जो है ना वो कह रहे हैं, हालांकि ट्रांसजेंडर और तीसरी ये जो ख्वाजा सराएँ, इनमें मेरे ख्याल में वो ज़रा थोड़ा सा कुछ फ़र्क ज़रूर है। नहीं, ट्रांसजेंडर कह लें आप, ट्रांसवेस्टाइज कह लें, तो मतलब ये चीज़ें तो उनको अंग्रेज़ी में आप एज इट इज़, अब यहाँ ख्वाजा सरा सिंधी में खदड़ा फ़कीर कहते हैं, और हिजड़ा भी कहते हैं, मुखन्नस भी कहते हैं, निर्बान भी कहते हैं। तो मतलब ये बहुत सारे नाम हैं जो उनको दिए गए हैं, लेकिन वो ख़ुद जिस नाम को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो है ख्वाजा सरा का। ख्वाजा सरा का नाम, वो उनको अगर ख्वाजा सरा के नाम से पुकारा जाए तो उनको कोई एतराज़ भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि उनकी तज़ीक और तजलील पहली बुनियाद यही थी कि भाई ये कोई इंसान है ही नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, ये मुआशरे में एक नासूर हैं, मुआशरे के लिए कोई अमली खिदमत नहीं कर सकते। लेकिन फिर हिस्टोरिकल हमने उसमें मैंने जो लिखा, इनकी तारीख़ लिखी, उसमें मलिक काफूर था अलाउद्दीन खिलजी का सिपह सालार, वो भी ख्वाजा सरा था, उसने दक्कन जो है जाके फ़तह किया था। तो इस तरह के बेशुमार, और उस वक्त इनका बड़ा असर रसूख होता था दरबारों में, बड़े बड़े नवाब इनके आगे पीछे घूमते थे, इनको पैसे देते थे कि बादशाह से हमारी सिफारिश करवा दो। और फिर ख्वाजा सरा जो है वो हरम का, जो बादशाह का हरम होता था जिसमें उसकी बीवियाँ होती थी, उसका इंचार्ज भी ख्वाजा सरा को ही बनाया जाता था। और वो उसकी मलका और दूसरे उनमें भी असर रसूख होता था, तो बड़ा असर रसूख होता था। लेकिन जैसे ही मुग़ल हुकूमत का ज़वाल आया, मुग़लिया हुकूमत ख़त्म हुई, फिर अंग्रेज़ों का दौर आया, तो ये बतदरीज जो है पस्ती की जानिब चले गए। फिर ये अपनी रोज़ी रोटी के लिए मेलों में नाचना और डांस करना, और जो है
भीख मांगना, फिर ये इस सूरत हाल का शिकार रहे। अभी सूरत यहाँ तक पहुँच गई है कि ये बेचारे अभी जो है ना वो भीख मांग रहे हैं। अच्छा सर, कराची वाले जो है ना आपकी किताब है, ये ज़रा लफ्ज़ कराची का वजह तस्मिया बता दें। कराची जो लफ्ज़ है वो गालिब ने भी अपने खतूत में इस्तेमाल किया है, यानी दिल्ली वाले वो गालिब दिल्ली कहते थे, तो उस हवाले से ये हमारे दोस्त थे उस्ताद मुसद्दिक सावल साहब, एडिटर थे डान के। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो अब उन्होंने कहा इसका नाम भी कोई तजवीज़ करें। मैंने कहा सर आप ही कर दें, तो उन्होंने कराची वाला इसका नाम तजवीज़ किया मेरे ब्लॉग्स का, तो उसी हवाले से किताब का नाम भी कराची वाला ही करार पाया और उसी वजह से वो कराची वाला। अब उस किताब में मैंने कोशिश की है कि मतलब जैसे यहाँ पर यहूदी कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की क्या पोजीशन है, उसकी कब्रों की क्या पोजीशन है, उसमें क्या सूरत हाल है, उसको वाज़े किया जाए। और फिर वहाँ के जो केयरटेकर हैं, निगरान हैं, वो बलोच हैं और वो किसी गैर को वहाँ अंदर जाने नहीं देते। लियारी के अंदर है, जो मेवा शाह के अंदर है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो उन बलोच जो निगरानों की वजह से वो कब्रिस्तान अभी कब्रें महफूज हैं और मार्बल बड़ा ज़बरदस्त मार्बल उसमें लगा हुआ है। और लास्ट कब्र मेरे ख्याल 1960 की है कोई इस तरह की, उसके बाद की मैंने नहीं कोई कब्र देखी। तो वो है वो बलोचों का बड़ा। यहाँ पर मैं ज़रा रुकूंगा। यहाँ से आप जो है ना वो बलोच कौम की रवादारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंसान दोस्ती का उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जो है आप जो गोलीमार है वहाँ पर एक शमशान घाट भी अभी मौजूद है और उसके केयर टेकर भी बलोच ही हैं। और फिर लियारी जनरल हॉस्पिटल के करीब एक बहुत बड़ा मंदिर है जो साउथ का, मेरे ख्याल से इस पर तहकीक होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा मंदिर जो है वो वहाँ पर है और किसी को इसके बारे में भी इतना ज़्यादा। तो ये जो है बलोच इंसान दोस्त रवादार, ये तो बलोचों की खासियत रही है। जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे मंदिर जो है ना उस दौर में भी महफूज रहे जब यहाँ पर बहुत सारे मंदिर गिर रहे थे। तो ये बलूचों की रवा। सर ज़िक्र जो है ना वो इसका हुआ, फिर ज़िक्र लियारी का आया, बलोचों का आया। आपकी पैदाइश लियारी की है सर? मतलब लियारी कह सकते हैं उसको। बांटवा मेमन हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ था, खारादर के इलाके में, तो यकीनन उसको लियारी ही कह सकते हैं। लियारी का गेटवे है वो, तो वहाँ ही मेरी पैदाइश हुई। मेरी नानी जो है वो उनका नाम खतीजा था, जिन्हें प्यार से अजू कहा जाता था। तो वो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि वो अजू डाली उनको कहते थे। वो मियाँ उनका, मेरे नाना का ऐन आलम शबाब में इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद वो बेवा हो गई थी। तो उन्होंने दूसरी शादी वगैरह नहीं की, बल्कि बच्चे पालने को तरजीह दी। उनके दो बेटे और एक बेटी थी और उनको पढ़ाया भी उन्होंने। और उसके अलावा उन्होंने कोशिश की कि भाई जिस तरीके से उनको बेहतरी हो सकती है उस तरीके से हो। तो वो फिर अजू डाली के नाम से मशहूर हो गई। तो हमें अभी भी वहाँ जाते हैं तो पुरानी जो ख़वातीन हैं, बूढ़ी ख़वातीन हैं, वो यही कहती हैं कि ये बलूची में कहते अजू डाली है नवासा, मतलब खतीजा डाल वाली के नवासा है। तो हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारी नानी जो है इस तरह, मतलब उसने एक जदोजहद की। और आज भी जो है ना बहुत सारी बलोच बूढ़ियाँ आपको इसी तरह। हाँ बिल्कुल, वो हमारी नानी के नाम से और अजू डाली के नाम से वो हमें पहचानती हैं। अब ग्रेजुअली लाजिम बात है, लोग ख़त्म होते जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसी नाम से जानते हैं। भाई आपको मैं एक और मज़ेदार वाक़या सुनाऊँ, वो बड़ा मज़ेदार वाक़या कि ये 1964 की बात है। ये वाक़या बयान किया महराज मोहम्मद ख़ान ने ख़ुद मुझे सुनाया और हुसैन नकी साहब ने। इन्होंने कहा भाई अयूब ख़ान जलसा कर रहा था पोलो ग्राउंड में, तो हमें जलसा ख़राब करना था, भुट्टो साहब ने भी वहाँ आना था। तो अब हम सोच रहे थे जलसा ख़राब कैसे किया जाए। तो हमें पता चला शेरू और दादल जो है, ये रहमान के वालिद और चचा, ये जो है उस जलसे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हम लड़कियां और लड़के इनके पास पहुंच गए यूनिवर्सिटी से, और लड़कियों को हमने समझाया हुआ था बलोचों की कमज़ोरी है, तुम फ़ौरन लड़कियां उनके पैरों में पड़ जाना। तो वो लड़कियां पैरों में पड़ गई, हमारी मदद करें, ये करें वो करें। तो वो उन्होंने कहा नहीं पैरों में नहीं पड़ो, बताओ क्या मसला है। तो बोले, उन्होंने कहा कि जी वो मसला ये है कि हमें जलसा ख़राब करना है। उन्होंने कहा लड़कों तुम्हारा दिमाग ख़राब है, उस जलसा की तो जिम्मेदारी हम पे है। तो हमने कहा हम तो ये लेके आए, लड़कियां भी साथ लेके आए, आपके पैरों में पड़ी हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं 5 से लेकर 5:15 तक जलसा तुम्हारे पास है, तुम जो चाहे कर लेना। 16वें मिनट पे फिर जलसा हमारे पास होगा और उस वक्त फिर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है। तो हम जाने लगे। तो उसने कहा कि तुम अंदर कैसे जाओगे? हमने कहा जी वो अंदर हम पहुंच जाएंगे। उसने कहा नहीं,
वो एक बलोची में किसी को कहा, उसने जो है अयूब खान के बैनर पोस्टर और ये सब हमें दिए, बोले ये हाथ में पकड़ के जाना, तुम्हें फिर कोई नहीं रोकेगा। तो बोला हस्बे मामूल हम घुस गए और हमने हंगामा कर दिया, जलसा ख़राब हो गया। तो एक हमारे कामरेड को याद ही नहीं रहा, 16, 17, 18 मिनट हो गए। तो उसको आके 2 आदमियों ने कहा भाईजान आपका 5:15 का टाइम था और आप जो है अब तक जो है लगे हुए हैं। तो वो उसने कहा तुम कौन से शेरू दादल हो? उसने कहा मैं शेरू हूँ, ये दादल है। तो वो उसी वक्त जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो बेहोश होते होते बचा। फिर 3-4 दिन तक यूनिवर्सिटी में रात को ख्वाब में वो चिल्लाता था कि वो मुझे हुसैन नकी साहब ने बताया कि शेरू आ रहा है, दादल आ रहा है, बुखार की कैफियत में रहा। तो ये भी आप देखें ना, एक मतलब उस वक्त के जो मतलब लड़कियों की एहतराम इज्जत, उसके यानी उस दौर के इतने बदनाम लोग भी थे, लेकिन वो भी औरत की जो है ना वो मतलब रवादारी देखें ना आप, उन्होंने उसको किस तरीके से। हाँ, ये रवादारी कि भाई बेटी आ जाए, किसी की भी बेटी हो, तो बस फिर जो है ना वो बलोच वहाँ पर उसके हाथ खड़े हैं। ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा तारीखी वाक़या भी, ये मैंने भी पहली मरतबा सुना है। बड़ा तारीखी वाक़या जो है ना उन्होंने बताने की कोशिश की। तो अभी हमारी जो है ना ये दिलचस्प गुफ्तगू मरला जारी है। गुली चारों का माजीरी अन्नी गोंडे ओशते हैजा मरवे ओशतर पदा मशुमेद सारी भी हैजा मरवे।